बुआरी पैनामा पिज्जा बुआरी धुआं नहीं उड़ा। इसका मतलब है बुआरी बीड़ी पी लेना लेकिन धुआं मत उड़ाना। हमारी नानी के पास ऐसे कई मजेदार डायलॉग्स हैं जो वो बातों ही बातों में कह देती हैं। हर बार उनकी कोई ना कोई बात सुनकर मुझे हैरानी होती है। लगता है जैसे हर बात को कहने का उनका अपना ही एक अलग अंदाज है। इस बार का व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है। पिछले कई दिनों से हम दोनों घर के काम और सफेदी में इतने बिजी थे कि कहीं जाना ही नहीं हो पाया। फिर वीकेंड आया और हम निकल पड़े नानी से मिलने उनके घर कौसानी। लोगों के लिए कौसानी एक टूरिस्ट प्लेस हो सकता है। मेरे लिए भी शादी से पहले तक ये बस एक टूरिस्ट प्लेस ही था, लेकिन शादी के बाद ये जगह बन गई नानी का घर। अब जब भी मन करता है हम दोनों बस नानी से मिलने यहाँ चले आते हैं। घर पहुँचते ही देखा कि नानी हमेशा की तरह अपने कामों में व्यस्त थी और मैं यहाँ आकर भी बहू वाली 24/7 ड्यूटी पर लग गई। सबसे पहले बनी गर्मा गर्म चाय। कौसानी के इस छोटे से गांव की ठंडी हवा और हाथ में चाय का कप और सामने बैठी हमारी प्यारी नानी, उसे सुकून भरा पल शायद ही कोई हो। कुछ दिनों से नानी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसे चाय की हर चुस्की के साथ उनका हालचाल भी पूछा गया। बातें करते करते पता ही नहीं चला कब रात का खाना बन गया और खा भी लिया गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली सुबह की ओर। ये था नानी के घर का हमारा दूसरा दिन। सुबह फिर से बनी गर्मा गर्म चाय और साथ में मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। इस बार पंकज ने कहा कि नाश्ता प्लेट में नहीं होगा बल्कि केले के पत्ते पर खाया जाएगा। बस फिर क्या था, पहाड़ों के बीच केरला वाली फीलिंग लेते हुए हमने नाश्ता किया और फिर सब लग गए अपने अपने कामों में। इसी बीच पंकज ने मुझे एक बहुत मजेदार कहानी सुनाई कि आखिर बकरी 24 घंटे कुछ न कुछ क्यों खाती रहती है, कभी भी उसका मुंह बंद क्यों नहीं होता। शाम को हम थोड़ा टहलने निकले, वहीं वो खेती भी देखी जो कभी नानी ने अपने हाथों से बसाई थी। आज उसका एक हिस्सा बंजर पड़ गया है। गांव में अब बहुत कम लोग बचे हैं और जो हैं उनमें से ज्यादातर बुजुर्ग हो चुके हैं। अब उनके लिए पहले की तरह खेती करना आसान नहीं रहा। टहलकर जब हम वापस आए तो सबसे पहले बनाई गई गर्मा गर्म चाय। फिर शुरू हुई रात के खाने की तैयारी। आज हम बना रहे थे मांस की दाल की रोटियां, जिन्हें पहाड़ी में कहते हैं बेड़ू रोट। सोचा ये था कि आज रोटियां बनेंगी चूल्हे पर, लेकिन मैंने कभी चूल्हे पर खाना बनाया नहीं। लेकिन नानी रेस्क्यू करने आ गई और वहीं चूल्हे के पास बैठे बैठे हम तीनों ने खूब बातें की और मिलकर रोटियां बनाई। बाहर तब तक बारिश भी शुरू हो चुकी थी और अंदर बन रही थी हमारी गर्मा गर्म बेड़ू रोट। रोटियां तैयार होते ही हम चले गए अम्मा के कमरे में। साथ बैठकर हम तीनों ने बढ़िया से रामायण देखा। फ्रेश पुदीने की चटनी और दही के साथ बेड़ू रोट का स्वाद लिया गया। अगर आपको भी बेड़ू रोट की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, अगली वीडियो इसी पर बनाई जाएगी। शाम को बारिश हुई और अगली सुबह ऐसा लगा जैसे बादल खुद हमें गुड मॉर्निंग बोलने आ गए हों। बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि लग ही नहीं रहा था जुलाई चल रही है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दिसंबर की ठंडी सुबह हो। नाश्ता करके हम फिर अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन पंकज की नजर पड़ी पहाड़ी केलों पर। वही केले जो चिड़िया लगभग पूरे खा चुकी थी। वैसे नानी का घर इतनी शांत और ऑफबीट जगह पर है कि यहाँ दिन भर अलग अलग तरह के चिड़ियाओं की आवाजें सुनाई देती रहती है। नानी का घर वो जगह है जहाँ पंकज का लगभग पूरा बचपन बीता है। शादी के बाद जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तब रास्ते भर पंकज मुझे अपने बचपन की कई बातें सुनाते आए। नाना जी की दुकान, उनका रुतबा, ताई जी, मौसी जी और अपनी बचपन की सारी शैतानियाँ। आज भी जब हम नानी के घर आते हैं रास्ते भर वही बातें होती हैं और सारी कहानियां वही होती हैं। बस हर बार उन्हें सुनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है और मेरे सुनने का भी, लेकिन हर बार वही एक्साइटमेंट होती है। सच कहूँ, जब भी ननिहाल शब्द सुनाई देता है लगता है जैसे मेरे पति का बचपन फिर से लौट आता है। मैंने अपना ननिहाल बहुत कम देखा है, लेकिन शादी के बाद जब भी नानी के घर आती हूँ दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। और नानी, उनके पास तो हर दिन सुनाने के लिए नए नए किस्से होते हैं। फिर हम निकल पड़े नानी के घर के पास बने पुराने नौले की तरफ। यहीं का पानी आज भी लोगों के पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सच कहूँ तो यह पानी शहरों के बड़े बड़े और महंगे आरओ फिल्टर्स को भी टक्कर देते। पहाड़ों में ऐसे बहुत से नौले आज भी देखने को मिलते हैं। यहीं पर जमीन से निकलने वाला पानी जमा होता है और ये पहाड़ों की सबसे बेहतरीन जल संरक्षण प्रणालियों में से एक है। कहने को अब नानी की उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन जब से हम दिल्ली से वापस आए हैं और पहाड़ बसे हैं
तब कोशिश करते हैं कि महीने 2 महीने में एक बार नानी से ज़रूर मिलकर आया जाए। इस बार हमने नानी से कहा, नानी इतना बड़ा परिवार है, थोड़ा थोड़ा सबके घर रह लोगी तो आराम से साल निकल जाएगा। नानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा बुरा जो होगा अपने घर में ही खाया जाएगा, दूसरे के घर में उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। वो भी परेशान होंगे और मैं भी, जैसा होगा मैं अकेले ही कर लूंगी। कितनी सीधी सी बात थी, लेकिन उनके अंदर पूरी जिंदगी का तजुर्बा छुपा था। इस उम्र में भी नानी अपने सारे काम खुद करती है, अपने लिए साग सब्जी उगाना, उसे बनाना और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना। उन्हें देखकर लगता है कि असली आज़ादी शायद इसी को कहते हैं। हम बस 2 दिन के लिए नानी के पास आते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और फिर जब वापस लौटते हैं तो दिल में एक चुभन सी रहती है, एक टीस रहती है। नानी से मिलने की जितनी खुशी होती है, उन्हें छोड़ कर आने का दुख उससे कहीं ज्यादा होता है। नानी ने पहाड़ को अपनाया है और पहाड़ ने नानी को। आजकल इंस्टाग्राम पे दिखने वाले लोग खाली खाली खुद को माउंटेन गर्ल और माउंटेन बॉय कहते हैं, लेकिन जो बुजुर्गों ने पहाड़ को बसाया है वही असली पहाड़ के लोग हैं। जीवन भर खेतों में मेहनत करने वाली हमारी नानी आज भी खेती पर ही निर्भर है। पहले जितनी खेती भले ही ना रही हो, लेकिन जितनी भी बची है उसे नानी ने आज तक जिंदा रखा है। शायद इसलिए कहते हैं कुछ सफ़र सिर्फ जगह नहीं होते हैं, वो हमें बचपन तक वापस ले जाते हैं, और नानी का घर उन्हीं सफ़र में से एक है।